A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your BST teacher. Today we'll be studying barriers to communication as part of class 12 ISC का BST वाला subject. So we have already done the types of communication, the importance of communication, meaning of communication, elements. So now we will study the third part of the चैप्टर दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होते क्या हैं। बैरियर्स या बाधाएं वो सारे इश्यूज होते हैं जो वाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन या वाइल हैविंग अ कम्युनिकेशन विद समवन जो उसके बीच में आ रहे होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बोलते हैं। यू कैन से इट एज ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बाधाएं होती हैं, रोक रुकावटें होती हैं जो एक पर्सन फेस करता है व्हेन एवर द पर्सन इज इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद अनदर पर्सन। ये जो बैरियर्स होते हैं दे कैन बी anything that misrepresent or avert someone doing communication process, कि मतलब अगर कोई communication process में तो उस दौरान अगर something is being misinterpreted और something is being misunderstood, तो वो सारी चीजें जो होती हैं barriers का हिस्सा होती हैं। ये this part I have taken from your book itself, क्योंकि this is most important, तो हम इसमें changes नहीं कर सकते थे। What things you have to study in the semantic barriers or these kinds of barriers? The सबसे पहली चीज is कि ये जितने भी आपको इसके टाइप्स दिए हुए हैं वो सब पढ़ लेना है। यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन एमसीक्यूज कि ये मेरे 4 पार्ट्स है, हो सकता है उसमें से कोई एक हिस्सा इसका दे दिया हो, यहाँ पर नॉइज लिख दिया हो, फॉल्टी ट्रांसलेशन की जगह पर नॉइज लिख दिया और बोला जाए कि कौन सा इसमें से हिस्सा है जो सेमांटिक बैरियर्स का पार्ट नहीं है, तो दैट इज टर्म्ड एज नॉइज। या मान लो फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स में ये फॉल्टी ट्रांसलेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो और उसके बाद एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसका हिस्सा नहीं है, तो दैट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। ओके, तो दिस इज व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आपको इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसके नेम्स पता होने चाहिए। व्हाट डज फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स मीन, और उसके ये जितने भी पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। उसके ज्यादा आपको उसकी बहुत ज्यादा रीडिंग भी इवन आई विल नॉट से कि आपको लगानी है, जितना उसमें आपके सिलेबस में, सिंस आई हैव ऑलरेडी शोन यू द सिलेबस, तो बस उतना पढ़ो। तो now we will move towards the first one, that is semantic barriers. Semantics refers to study of meanings and words and signs। कि semantic क्या होता है, शब्दों के मीनिंग को हम सेमांटिक्स जानते हैं। सेमांटिक बैरियर क्यों होता है, इट इज रिलेटेड टू द इश्यूज इन लैंग्वेज, कि अगला इंसान या तो उसको मेरी लैंग्वेज आती नहीं है, या तो उस पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है वो कुछ और समझता है, मैं कुछ और समझती हूँ। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, पर इसका केयरलेस यूज कैन बी डेंजरस। तो सिमेंटिक बैरियर्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि द बैरियर्स दैट अराइज ड्यू टू लैंग्वेज इश्यूज इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर्स। अब ये क्यों होता है, व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरप्रेट द सेम वर्ड्स डिफरेंटली। हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर को अलग अलग एक सिंगल वर्ड का अलग अलग मीनिंग पता हो, दैट इज पार्ट ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। वर्ड्स कैरी डिफरेंट नुआंसेस, शेड्स, फ्लेवर्स टू सेंडर एंड रिसीवर। सेम वही चीज है कि कुछ वर्ड्स हैं अगले को अलग समझ में आते हैं, दूसरे को डिफरेंट समझ में आते हैं। इसी का ही वो वाला पार्ट था जिसमें लिखा हुआ था डिनोटेशंस एंड कोनोटेशंस। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हियर। देखो ये वाला जो हिस्सा दिया हुआ था, डिनोटेशंस एंड कोनोटेशंस। तो डिनोटेशंस होती है किसी भी वर्ड की आपकी जो लिटरल मीनिंग है। पेन है तो पेन का मतलब पेन ही होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी हम लोग क्या करते हैं, वो पर्सन टू पर्सन मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। चीप, अब कुछ लोग चीप को सस्ता मानते हैं, कुछ लोग चीप को लो क्वालिटी मानते हैं। मीन्स यू हैव परचेज्ड अ प्रोडक्ट दैट इज वेरी चीप, वो लो क्वालिटी है, एंड आई हैव गॉट अ चीप प्रोडक्ट फ्रॉम दिस मार्केट। तो इसमें इट कैन बी कंसिडर्ड एज लो क्वालिटी ऑल्सो एंड सस्ता ऑल्सो। दोनों में डिफरेंस होता है, एक प्राइस से रिलेटेड है, एक क्वालिटी से रिलेटेड है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है, डिफरेंट डिनोटेशंस एंड कोनोटेशंस। दैट मीन्स कि जो वर्ड्स है वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग तरीके से आते हैं। पुअर एक्सप्रेशन, यू आर एक्सप्रेसिंग इट वेरी पुअरली। फॉल्टी ट्रांसलेशन है, या फिर अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस है। ठीक है, फिर इसको कैसे ओवरकम किया जाता है, यू कैन यूज वर्ड्स दैट इज सिमिलर टू फेमिलियर टू द रिसीवर। आप वो वर्ड्स यूज करो जो अगले को पता हो। लाइक इफ वी आर टॉकिंग टू ए स्मॉल बेबी, तो हम उससे सिर्फ उतनी बातें करते हैं जितनी उसको एक्चुअल में समझ में आ रही हूँ। देन क्लैरिफाइंग न्यूएंसेस और शेड्स की हम लोग एक ऐसे वर्ड्स यूज करें जिसका सेम मीनिंग निकले। इन केस
अलग भी मीनिंग जा रहा है तो भी हम उसको वेरी क्लियरली उनको बता दें। फिर नेक्स्ट इज यूजिंग वर्ड्स विथ पॉजिटिव कोनोटेशंस, कि वो वर्ड जिनके पॉजिटिव कोनोटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम चीप वर्ड लें तो इसका पॉजिटिव कोनोटेशन भी है, दैट प्राइस कम होता है, और नेगेटिव कोनोटेशन भी है जिसमें हम कहते हैं कि उसकी क्वालिटी लो है। तो ऐसे ही वर्ड्स का यूज करो जिसके पॉजिटिव कोनोटेशंस निकले, नेगेटिव नहीं। देन expressing words properly, whatever you are saying should be properly expressed. ट्रांसलेटिंग मैसेज करेक्टली, अगर आप वर्ड्स को ट्रांसलेट कर रहे हो तो वो करेक्टली होना चाहिए। कोई भी assumptions हैं तो उसको वेरी क्लियरली बोल देना चाहिए, जैसे whenever you meet your friends, you go out for a party, तो ये चीजें कलेश नहीं होता है, वहां पर डिसाइडेड होती है कि हु इज गोइंग टू पे, वेदर इट विल बी हाफ हाफ, वेदर इट विल बी योर पार्टी और माय पार्टी। तो इसको हम कहते हैं क्लैरिफाइंग अजम्पशंस करना, एंड इन केस स्टिल इट इज समथिंग इज रिक्वायर्ड तो उसके लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, फिर आता है मेरा मैकेनिकल बैरियर्स। तो मैकेनिकल बैरियर्स मुझसे क्या कहता है कि ये वो फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं दैट अराइज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, लाइक कुछ सर्टेन फैक्टर्स या जिनमें फॉल्ट होती है, और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, दैट इज फॉल्टी इक्विपमेंट, नॉइज, क्लोज्ड डोर्स, केबिन्स दैट कॉज इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर बिकम डिस्टॉर्टेड। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है दैट ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो अराइज करती हैं कभी भी अगर कोई फॉल्टी इक्विपमेंट हो, लाइक someone somewhere would not be having would not be considering the voice I am giving you कि वो बहुत ज्यादा audible है या बहुत ज्यादा तेज है, किसको बहुत ज्यादा तेज लगती होगी, किसको बहुत ज्यादा हाई लगती होगी, हाई तो नहीं लगती होगी। नॉइज इश्यूज होते हैं, क्लोज्ड डोर्स और केबिन्स दैट कॉज इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर बिकम डिस्टॉर्टेड, कि अगर क्लोज डोर्स है, दरवाजा बंद करके हम उधर से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आवाज इतनी नाइसली नहीं पहुंच पा रही। तो ये फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो मैकेनिकल किसी भी डिवाइस में मैकेनिकल इश्यूज के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा होता है, फिजिकल और मैकेनिकल का। फिर इसमें लिखा हुआ है कि क्यों ये होता है, नॉइज, शोर बहुत ज्यादा है, टाइम गैप है, आप दूर दूर रुक 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 करके बोल रहे हो, या अभी थोड़ा सा बोला है 2 घंटे बाद आधी बात बता रहे हो। फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूर से आवाज लगा रहे हो, या मान लो टेलीफोनिकली भी बोल रहे हो तो उसमें भी द वॉइस इज नॉट क्लियर, एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स। कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ब्रीफली चीजों को बताओ, बहुत ज्यादा लंबे अक्षरों का, सेंटेंसेस का यूज मत करो, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज और अ लिटिल केयर शुड बी देयर। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये वो बैरियर्स होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दैट हिंडर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं जिसमें मान लो कि इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है, हम कम्युनिकेशन है ही नहीं बहुत ज्यादा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, लैक ऑफ क्लैरिटी है, अगला कुछ और समझ रहा है मैसेज को, आप कुछ और समझा रहे हो उसको, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर फीडबैक है, जो मुझे उससे क्वेश्चन पूछना है, मान लो मेरे सबॉर्डिनेट मैं एक टॉप एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स को उनसे फीडबैक लेना है, तो आई एम नॉट अवेलेबल टू रिसीव दैट फीडबैक। तो इसके कारण क्या हो रहा है, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे बोलने के लिए, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का हिस्सा बन जाता है। नाउ कम्स कि जितने इश्यूज होते हैं, सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, हायरार्की बहुत लंबी है, मुझे अपनी बात पहुंचानी है किसी हेड तक, टॉप हेड तक, तो वो बहुत इधर उधर उधर उधर, ये लेटर लिखो, ये एप्लीकेशन लिखो, ये फॉर्म भरो, इसके बाद वो वहां तक पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ बैरियर। पुअर लेआउट है, जो हायरार्की है वही एकदम गड़बड़ है, तो हम उसमें डायगोनल कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरा हो ही नहीं पा रहा है। अनसूटेबल मीडियम आई हैव यूज्ड, कि हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब इसका हाउ कैन वी ओवरकम दिस, तो वो जो स्केलर चेन है उसको थोड़ा सा शॉर्टन कर दो, प्रॉपर लेआउट रखो कि अगर आपको अपनी बात यहाँ तक पहुंचानी है तो इट शुड रीच लाइक दिस। फिर है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल नॉर्म्स, आप
का एक अपनी पॉलिसी होगी बाहर के लोगों से बात करने की, मेरी अपनी अलग पॉलिसी है, तो वो इसका हिस्सा होता है। सोशल नॉर्म्स, आप क्या फॉलो करते हो, ठीक। फिर नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो ऑब्वियसली इंटरनल होते हैं। दे कैन क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एंड इन इमोशंस। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ इश्यूज दैट अराइज फ्रॉम योर थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स, पर्सपेक्टिव्स, तो ये सब किसका हिस्सा होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स का हिस्सा होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, व्हाई डू दे अकर, तो दे अकर ड्यू टू एटीट्यूड्स, ओपिनियंस। हमारा मानना समझना अलग है, ओपिनियंस हमारे अलग हैं, इमोशंस अलग हैं, स्टेटस कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर कि अरे वो इतने बड़े हैं, मैं उनसे ये सब चीजें कैसे बोल सकती हूँ, क्लोज्ड माइंड्स हैं, inattention is there, I don't trust the other person, या हमने पहले से ही कोई जजमेंट बना कर रखा है उनके लिए, प्री मेच्योर इवेल्युएशन है, मैंने आधी बात सुनी है, मैं समझ गई कि हाँ यही चीज होगी, पुअर रिटेंशन, आई हैव फॉरगॉटन, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन है, उनके पर्सपेक्टिव्स अलग है, मेरे अलग है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, आई डोंट वांट टू चेंज, आई डोंट वांट टू डू दिस और दैट, तो वो भी इसका ही हिस्सा होता है। फिर है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को कम करने के लिए सबसे पहला है टू कीप एन ओपन माइंड, एक्सप्रेस कैंडिडली, आप अपनी चीजें सामने रखो, बात सामने रखो, एनकरेज करो सबॉर्डिनेट्स को कि वो एक्सप्रेस करें, पे कंप्लीट अटेंशन एंड लिसन पेशेंटली, ठीक है। उसके बाद आता है ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, नाउ कम्स द, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉट इवन बहुत डिटेल में भी नहीं, बट स्टिल कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स, अगर मान लो एक भी आपसे टर्म पूछा गया तो भी उसमें 4 लाइन लिख करके ये 2 पॉइंट्स भी लिखोगे इसमें से, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, बट ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लैरिटी, सबसे पहले बोला गया क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हो वो ऐसे शब्दों में होना चाहिए जो अगले को भी समझ में आए। इफ आई एम हेयर, आई विल टॉक यू इन सम अदर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के अलावा मान लो मुझे सिंधी थोड़ी बहुत आती, तो मैं उससे अगर आपसे बात करूंगी तो नॉट एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली बोलूंगी नहीं मैं, तो दैट इज क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, वो चीजें एक्सप्रेस करो जो अगले को भी उतना समझ में आए। यूज ऑफ वर्ड शुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएट, ठीक है, कुछ भी नहीं और दोस्त कैसे हो, नो दिस आई कांट डू, तो ये होता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, कि आप अपने वर्ड्स भी उतने रखो कि हाँ यस यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज सपोज टू लिसन टू द काम काम की चीज ओनली, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट शुड बी देयर। अब इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ वर्ड्स, इसमें से यू कैन चूज अ फ्यू, 4 भी लर्न कर लोगे, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। सबसे पहला दिया गया है यूज ऑफ सिमिलर और फेमिलियर वर्ड शुड बी देयर, सिंगल वर्ड्स, लॉन्ग फ्रेजेस के बजाय सिंगल वर्ड्स शुड बी देयर, ठीक है। प्रिसाइज वर्ड्स रादर देन वेग वर्ड्स शुड बी देयर, एग्जैक्ट, क्लियर होनी चाहिए, अगर आप किसी को कोई डेटा भी बता रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अवॉइड जार्गन्स एंड ग्लिचेस, मतलब कि टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आपने किसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, मशीन्स का एग्जांपल देंगे, तो हम वो मशीन्स में भी हम वो लैंग्वेज यूज करते हैं, मशीन कंप्यूटर्स के मामले में भी, जिसमें हम लोग अगले को वो चीज पता, ओके दिस इज सीपीयू, दिस इज मॉनिटर, दिस इज माउस, दैट इज ओके। अब उसी का हम एक टेक्निकल से टर्म ले जाएंगे, साइंटिफिक, मान लो हमको तुलसी बताना है तो हम कोई साइंटिफिक उसका नेम ले लेंगे, तो दैट इज डिफिकल्ट, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। देन यूज वर्ड्स इंस्टेड ऑफ वर्ब्स इंस्टेड ऑफ नाउन्स, की भाई कैसे इसको बताऊं मैं, यूज वर्ब्स इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। उसके बाद अवॉइड डबल एंट्री एंड रिडंडेंट वर्ड्स, की मतलब वो वर्ड्स जिनके मोर देन वन मीनिंग्स बनते हैं वो सब नहीं होने चाहिए। एक्टिव वॉइस होना चाहिए रादर देन पैसिव, एम्बिगिटी शुड बी अवॉइडेड, आई इन्वाइट यू टू माई होम, यू आर इन्वाइटेड बाय मी टू माई होम, ठीक है, ये होता है एक्टिव और पैसिव। आई इन्वाइट यू टू माई होम, यू आर इन्वाइटेड बाय मी टू माई होम, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए वेन एवर यू आर स्पीकिंग और गिविंग अ कॉन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन ऐसे राइटिंग का हिस्सा नहीं है, वो तुम लोग का बीत गया है इंग्लिश वाला, तो उसको मत लेकर के आना, वहां पर पैसिव वॉइस चलती है, यहाँ पर while having a conversation with someone आपको एक्टिव वॉइस ज्यादा बेटर रहती है।
अवॉइड एम्बिगिटी, क्लियर चीजें बताओ, मतलब यू शुड बी श्योर इफ यू आर मीटिंग समवन एट 9 PM, टेल देम यू हैव टू मीट देम एट 9 PM, डू नॉट टेल देम हाँ रात होने में इतने समय में आई विल मीट यू, ठीक है। यूज राइट सिनोनिम्स शुड बी देयर कि पर्यायवाची। अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस, प्लेस योरसेल्फ इन रिसीवर्स पोजीशन कि अगले को वो चीज समझ में आए। यूज ल्यूसिड स्टाइल, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। नाइस प्लीजेंट वर्ड्स यूज होने चाहिए। मेक कोहेरेंट प्रेजेंटेशन, लॉजिकल प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। वट एवर यू आर स्पीकिंग शुड गो इन अ फ्लो जो अगले को समझ में आए। और ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, दैट यू पीपल यूज शुड नॉट बी यूज्ड। देन कम्स कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कहता है कि मैसेज जो है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, एंड इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और डीले इन एक्शंस नहीं होगा अगर आप ये चीज नहीं करोगे। देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल्स लिखा करो, वो आपके हाई ऑर्डर मार्क्स में आते हैं। अगर फैक्ट्री सुपरवाइजर है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने वर्कर्स को क्यों दे हैव टू प्रोड्यूस समथिंग, तो उसको स्पेसिफाई करना है एग्जैक्ट साइज, इतना शेप, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इतनी कॉस्ट में आपको ये काम करना है। कोई भी अजम्पशन जो होना चाहिए, अगर इसके अलावा भी कुछ है जो उनको लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, तो वो भी आप उसको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दो। अगर आप लेटर रेस कर रहे हो तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेटर में, वो सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। जैसे 5 W क्वेश्चन शुड बी देयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि व्हेनेवर अ मीटिंग इज देयर, स्पेसिफाई करो कि क्या डिस्कस होना है मीटिंग में, क्यों ये मीटिंग हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, एंड हु ऑल आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें, जितने रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो होने चाहिए। 5 क्वेश्चंस, 5 W क्वेश्चंस को कवर अप करना चाहिए। देन कम्स कंसाइज, ब्रेविटी या स्पीचेस जो होनी चाहिए वो आपकी स्मॉल होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत लंबा 4 पेज का। इनविटेशन भी आपने देखा होगा कभी कोई, तो इनविटेशन भी बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 10 पेज 20 पेज का हम इनविटेशन दे रहे हैं जब हमें किसी भी फंक्शन के लिए किसी को इनवाइट करना है। तो ब्रेविटी प्रोवाइड्स ग्रेस टू स्पीच, अ फोर्स टू विच यू राइट, दैट ओनली मीन्स कि आपके जो वर्ड्स हैं वो सिंपल होने चाहिए और शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। जितनी इररिलेवेंट डिटेल्स है उनको हटा दो, रेपिटेशन हटा दो, अवॉइड वर्बोसिटी, बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज मत करो, ऑर्गेनाइज द मैसेज प्रॉपरली। देन कम्स कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कि अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगले को वट एवर यू आर स्पीकिंग इट शुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द रिसीवर्स एंगल। The sender should adopt a humane approach and understand the emotions and sentiments of the receivers. इसका क्या बोला गया, मतलब कि whatever I am speaking, I should know कि अगला उसको समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है। फिर अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए कंसिडरेशन में, रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड अंडरस्टैंड, अडॉप्ट द यू एटीट्यूड, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। इफ नॉट तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, आई विल टेल यू अगेन। अवॉइड जेंडर बायसनेस, ऑब्वियसली नॉट, दिस इज नॉट फॉर, ये जो मैसेज है दिस इज नॉट ओनली फॉर मेल और द फीमेल पीपल बट सबके लिए। यूज पॉजिटिव स्टाइल, वेन एवर यू आर स्पीकिंग इट शुड बी पॉजिटिव। ऑब्जर्व एथिकल वैल्यूज कि आप जब भी किसी से बात करो तो तमीज से बात करो, एंड बिहेव इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट यू से और राइट, एंड इफ यू से दैट यू आर दिस पर्सन यू शुड बिहेव लाइक दैट। नेक्स्ट कम्स करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब कि आप कोई भी चीज बताओ तो सिर्फ तभी बताओ जो आप व्हेन यू आर क्वाइट श्योर, नो यू आर श्योर, नाइसली श्योर, इनफ श्योर कि हाँ जो भी आप डेटा बता रहे हो दैट इज एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है तो डिसीजंस उसकी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड जो है वो रॉन्ग चले जाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप आउटसाइडर्स को दे रहे हो तो उससे आपके ही रिलेशंस खराब होते हैं अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसी में लिखा गया है कि यू शुड गिव करेक्ट फैक्ट्स, यूज करेक्ट स्टाइल एंड यू हैव टू सेंड मैसेजेस एट द करेक्ट टाइम। नाउ कम्स कर्टसी। कर्टसी मतलब होता है कि आप बहुत ही नाइसली, जेंटली, पॉजिटिवली अगले से बिहेव कर रहे हो।
ओके, जिसमें आता है थैंक जेनरसली फॉर एनी ऑफ द फेवर, अपोलोजाइज सिंसियरली मीन्स आपको अगर कुछ मिस्टेक कर देते हो तो यू शुड अपोलोजाइज फॉर इट, कोई भी इरिटेटिंग अनोइंग ऑफेंसिव वर्ड्स उसमें नहीं यूज करने, आंसर लेटर्स प्रॉम्प्टली, मतलब जो भी लेटर्स या वट एवर मैसेजेस आर देयर आपको उसको रिप्लाई सही से करना चाहिए, यूज एम्पैथी, थिंक बी एट योर ओन, मतलब गेट इनसाइड योर ओन शूज, उसके बाद उनके शूज के अंदर, तभी आपको समझ में आएगा दैट हाउ इट इज टू बी डन। अटेंटिवनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि while सेंडिंग एंड रिसीविंग अ मैसेज यू मस्ट पे फुल अटेंशन, आपको पूरी अटेंशन देनी होगी while ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। अटेंटिवनेस का मतलब होता है कि जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए और वो क्लियर मैनर में होनी चाहिए। अनडिवाइडेड अटेंशन, जितनी भी टू ऑल द इनकमिंग मैसेजेस है इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि मैसेज जो है वो फुली अंडरस्टूड होना चाहिए एंड नो पॉइंट इज मिस्ड। अनडिवाइडेड अटेंशन ये कहता है कि मतलब इट इज रिक्वायर्ड ये देखने के लिए कि कुछ भी अगर आपके पास मैसेज आया है तो इट शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, और अगर अटेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये आपको बताता है कि यू शुड नॉट बी सब्जेक्टिव व्हेन एवर यू आर टेलिंग एन इंफॉर्मेशन, you should not allow your emotions, attitudes or bias to distort the message। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको आई है और आपको उसको फर्दर फॉरवर्ड करना है तो ये नहीं कि बीच में उसमें से खा गए क्योंकि हमको कुछ लाइन उसमें से नहीं समझ में आई तो हम बताएंगे ही नहीं आगे। ओके, तो कुछ भी ऐसा कोई भी ही शुड कम्युनिकेट अनप्लेजेंट फैक्ट्स इन सच अ वे कि जो फीलिंग है रिसीवर की वो कभी भी हर्ट ना हो। सिमिलरली वन शुड नॉट अलाउ उनके जितने भी इमोशंस हैं वो कभी भी अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसके बीच में वो इमोशंस नहीं आने चाहिए। यूज ग्रेप वाइन स्ट्रैटेजिकली, अगर आप इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी यूज कर रहे हो तो वो ऐसे यूज होनी चाहिए कि इनफॉर्मल चैनल्स पहली चीज यूज कर रहे हो तो इट शुड बी यूज्ड जुडिशियसली टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल चैनल्स। ये सिर्फ तब यूज किया जाता है जब जो ऑफिशियल चैनल्स है वो स्लो या इनएफिशिएंट है और उनको ये श्योर होना चाहिए कि कोई भी ऑर्डर्स जो है वो ग्रेप वाइन के थ्रू नहीं जाने चाहिए, मतलब कोई भी ऑर्डर्स आपके इनफॉर्मल वे में नहीं जाने चाहिए, वो फॉर्मल वेज में जाने चाहिए, नहीं तो उससे आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। और feedback should be carefully done, used in planning and executing communication। अगर feedback automatically available नहीं है तो follow up action should be taken। इसका मतलब ये होता है कि whenever you are receiving a feedback from someone तो उसको आपको बहुत ही nicely accept करना चाहिए और उसके बाद उस पर work करना चाहिए। ओके, और फीडबैक इज नेसेसरी सो दैट अगले को ये समझ में आए कि हाँ ये चीज मुझे समझ में आ गई है। whatever you comment on any of the channels of YouTube वो भी आपके फीडबैक का हिस्सा ही होता है। ओके, तो these are the ways जिससे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। ये पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर और दिस इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल टू स्टडी। बुक में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, बहुत लेंदी दिया है, तो दैट यू आर नॉट सपोज टू स्टडी, इतना ही पढ़ लो, सफिशिएंट है आपके लिए। Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.